हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स का पेपर 7 जनवरी को है 2025 में। तो अब जो आपके पास जितना टाइम है, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन हर दिन कम से कम 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब आज क्या करेंगे, एक समरी तरीके से सभी यूनिट पे बात करेंगे। लिखेंगे तभी टाइम लगेगा, आप सुनते रहिए। पहला आपका आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे, शुरुआत में आपका आता है फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अर्थात बिजनेस इन्वायरमेंट की बेसिक विशेषता क्या है, जिसमें आप देखते हो इंटरनल फोर्स क्या लगता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, डायनेमिक होता है, कंसिस्टेंसी होती है, डेंजरस जोन क्या होता है। हर एक बेसिक टॉपिक आप पढ़ते होंगे, जिसमें 7 पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दूसरा पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, अब भाई कस्टमर को ध्यान में देखना है, सप्लाई को भी ध्यान में देखना है, प्राइस को भी देखना है, प्रोडक्शन को भी देखना है। कोई नई कंपनी मार्केट में अगर आती है तो उसके प्रति हमें एक प्रकार से सावधान रहना है। सावधान मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने आप को अपडेट करिए। नई चीज अगर नहीं लाएंगे मार्केट में तो आप पीछे हो जाएंगे। ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके बाद माइसल कॉन्सेप्ट, या कहेंगे मिसल कॉन्सेप्ट 5 मॉडल बोलते हैं। इससे 5 मॉडल वही सारी चीजें कि आपका सब्स्टिट्यूट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्राइस, ये बेसिक चीजें आपके क्या होते हैं 5 मॉडल की बात करता है। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, एक वस्तु दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, अर्थात एक का स्थान पर दूसरे का हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर आपको चाय पीना है, चाय नहीं मिला तो कॉफी से काम चला लिया, कॉफी महंगी है तो चाय से आपने काम चला लिया, प्यास लगा, पानी महंगा था, आप कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तो एक प्रकार से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स, एक के वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का उपयोग करना। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के पूरक होती है, एक दूसरे के पूरक, जैसे पेन है, अभी पेन है तो पेन में इंक है, गाड़ी है, अगर कार है तो उसमें पेट्रोल है। ये सारी चीजें जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती हैं, इसको भी समझना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो आप देखते होंगे गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। अगर पेट्रोल सस्ती होती है तो गाड़ी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो उसकी गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। तो आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स करके वस्तु बनती हैं, उसके आधार पे आप प्राइस भी निर्धारित करते हैं, मार्केट को भी देखते हैं, प्रोडक्शन को भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिक 5 मॉडल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके बेसिक अगर देखा जाए 2 पार्ट है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल उसे बोलते हैं जो आंतरिक की बात करता है, एक्सटर्नल बाहर की बात करता है। सपोज करिए आप अगर मान लीजिए घर में है तो घर में आप जो भी चीज़ आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझते हैं, आप चाय पानी करते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, अर्थात घर में बैठ के सारा वर्क करते हैं, एक प्रकार से इंटरनल है। और जैसे कोई चीज़ आपने घर के अंदर बनाया और मार्केट में उसको बेचने ले जाते, वो हो जाता है एक्सटर्नल। एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की बात कर रहा था। ऐसे बिजनेस में है, जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई आप फर्म बनाते हैं या कोई आप फैक्ट्री लगाते हैं, तो जो उसके अंदर ये आप मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, सारी चीज का आप क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, डेंजर जोन या ब्रेक इवन पॉइंट्स, कहीं आप कैश फ्लो का नियम लगाएंगे, कहीं फंड फ्लो का लगाएंगे। ये सारी चीजें एक इंटरनल की बात करता है। एक्सटर्नल जब कोई वस्तु बन जाती है, बाहर आप जब उसको बेचते हैं, इन्फ्लेशन देखेंगे, डिफ्लेशन भी देखेंगे, कास्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, क्रैपिंग क्या है, हाइपर जंपिंग क्या है, ये सारी पॉइंट आप क्या करते हैं, एक वाई लेवल में इंटरनल अर्थात इंटरनेशनल या नेशनल लेवल तक चीज़ों को आप जब उस पर कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल में बेसिक 2 पार्ट को भी डिवाइड किया गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो फिर कहीं वहां पर एक यूनिट की बात करेगा और माइक्रो एक लार्ज लेवल में 100 यूनिट की बात करता है। तो हमें हर एक पॉइंट को भी समझना है पेपर के व्यू से। नेक्स्ट उसके बाद अगला टॉपिक इसी में आपका आता है। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थात इकोनॉमिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स में कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो बेसिकली 4 भागों में। कौन कौन सा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड, देन कम्युनिज्म। 4 भागों में बांटा गया, एक एक करके समझते हैं। सोशलिज्म मीन्स होता है जिसमें गवर्नमेंट किसी वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे आप देखते हो कि गांव में आजकल जो सिलेंडर मिलता है गैस का,
तो उस पर सरकार सब्सिडी देती है। तो एक प्रकार से क्या बोला गया, ये सोशलिज्म इकोनॉमिक्स है, जो सरकार किसी समाज को बेहतर बनाने के लिए जो वेलफेयर के रूप में काम करती है, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, रोड बनाना, ये सब कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। मेडिसिन नई नई इनोवेशन करना, या कॉलेज के लिए बच्चों के लिए नया नया कैरिकुलम के लिए इनोवेशन करना, उनके लिए पैसे के जैसे आजकल स्कॉलरशिप देना, ये सब कौन करती है, वेलफेयर जो काम करती है गवर्नमेंट करती है, जिसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। कैपिटलिज्म मीन्स होता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर जिस पे ज्यादातर जिसका हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। जैसे आप देखते होंगे जितनी भारत में कंपनियां प्राइवेट कंपनी होती है, जिसपे प्राइवेट नाम लिखा है, सब प्राइवेट क्या है, इनका टारगेट ओनली होता है वेलफेयर नहीं, ओनली प्रॉफिट, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अर्निंग करना है, सबसे ज्यादा पैसा ही कमाना है, इनका टारगेट होता है। अब जैसे आप देखते होंगे जियो कंपनी हो, चाहे रिलायंस कंपनी हो, चाहे टाटा हो, टाटा ही एक ऐसा जो अभी देखा जाए तो वेलफेयर के रूप में सबसे ज्यादा ये काम करते हैं। लेकिन और बाकी कंपनी का आप देखेंगे, कभी जियो फ्री में सिम बांटा, बाद में उसको आज पैसा पहले 140 हुआ, आज 300 रुपये तक वसूलती है। पहले 30 दिन का होता था, अब 28 दिन का कर दिया। ये सब क्या है, उनका टारगेट ओनली प्रॉफिट है, उनका और किसी से कुछ चीज से लेना देना नहीं, उनका सिर्फ प्रॉफिट होता है। अगर इसी के एवज में, इसी साइड में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे आप बीएसएनएल है, अगर बीएसएनएल पे फोकस कर दे तो प्राइवेट कंपनी डाउन हो सकती है। लेकिन सरकार क्यों करेगी, सरकार को भी प्राइवेट सेक्टर से भाई टैक्स मिलता है, तो चाहती है कि हमें टैक्स चाहिए, आने वाला अपना, आजकल तो पहले होते देश के लिए सोचना, देश के लिए कौन कोई पार्टी के लिए मजबूत बनना चाह रहा है, हर एक व्यक्ति सेल्फिश होता जा रहा है, इसी वजह से लोगों में डिप्रेशन, टेंशन बढ़ती चली जा रही है। बट ये अलग मुद्दा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, आपका सोशलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म, देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। जिस देश की इकोनॉमिक्स सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों को मिला के बनी है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे एज ए भारत, इंडिया, तो भारत में अगर देखा जाए तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट जो है ये ज्यादातर सोशलिज्म बजाय कैपिटलिज्म की तरफ फोकस करती है। आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, उसके बाद आप सोचोगे कहीं कहेंगे एलआईसी बेच दिया, लाल किला बेच दिया गया। तो जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे, और रेलवे में कभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आज कम होने लग गया, या आप यूपीएससी पहले उसमें वैकेंसी ज़्यादा कम होने लग गया, एसएससी की वैकेंसी बहुत कम होने लग गया। तो कहने मतलब धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर को पहले नेशनलाइज होता था, अब उसको कम नेशनलाइज किया जा रहा है, तो एक दूसरे से मेल मर्ज किया कि प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब एनडीए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादातर रुझान करती है, वो पूंजी की बात करती है। इसलिए आप उसके जो स्लोगन होते हैं, जो उनकी बात होती है, आप सुनते भी होंगे, साइन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देगा तो काम कौन करेगा। लेकिन अगर सरकार चाहती कि हमें अपने ही देश के जो स्किल्ड पर्सन, उनको स्किल्ड बनाते हैं कॉलेज से, और वहां से जब निकलते हैं तो उनको नौकरी भी लगता। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, जो आजकल लोग डिप्रेशन में, भाई प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, टारगेट जॉब होती है। भाई आपको टारगेट दे देंगे, आप जैसे बहुत से लोग जो पढ़ाते भी होंगे तो उनका टारगेट दिया जाता है, भाई कम से कम व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो यहाँ क्यों आते हो, उनको एक प्रेशर देते हैं। तो क्या प्रेशर से कोई डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं। कम से कम ये सोचो, अगर आप में हुनर होगा, टैलेंट होगा, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा क्या कर दिया, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, आपके इमोशनल, आपके फीलिंग, आपके दादाजी या बाबा जी, आपके बीवी बच्चे परेशानी से मतलब नहीं, डजंट मैटर, ओनली इसका मैटर है आप काम करो। वो कहते हैं हमें आपकी चाम नहीं महकती, आपकी काम महकती है। तो भैया हमें काम चाहिए, पैसा चाहिए, हमें अपनी कंपनी को बहुत एक बूस्ट करना, आगे तक बढ़ाना है। ये कौन करता है, ये प्राइवेट सेक्टर करती है। अर्थात इसीलिए आप देखते हैं एनडीए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को एक प्रकार से सपोर्ट करती है। अब अगला बात करते हैं, जिस देश में, जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म या साम्यवाद या साम्यवाद बोलते हैं इकोनॉमिक्स, एक कॉन्सेप्ट आप मार्क्सवाद सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो वहां से चीजें आपको देखने की मिलता है, जो कि जर्मनी से इतिहास शुरुआत हुई थी। लेकिन इसको साम्यवाद आपको मिलेंगे, जैसे क्यूबा हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया। तो चाइना में सबसे ज्यादा आप देखते होंगे साम्यवादी इकोनॉमिक्स। वहां क्या बोला जाता है, हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कोई अमीर हो कोई गरीब, सबके लिए बराबर की बात करता है। वहां एक ही शासन प्रशासन होगा, वो सबको एक जैसा व्यवस्था बना दिया है। वहां क्या करेंगे, आप कभी चाइना जाइए देखिएगा, या आप कभी वीडियो, वहां तो भाई ऐसा चीज सोशल मीडिया को ज्यादातर महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है सोशल मीडिया की सरकार की बुराई हो जाएगी, सरकार उनको उठा के जेल में डाल देगी। तो वहां के व्यक्ति को आजादी नहीं है। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी इसलिए आजादी, बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है, बट आप तब भी घुट घुट के जी रहे हो। लेकिन वहां अगर आप जाओगे, उनको बोलने का भले ही अधिकार नहीं है, लेकिन उनको रोजगार मिलता है, उनको काम मिला, इसलिए तो आज वो नेक्स्ट ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। भारत तो 5 पे खौफ देख रहा,
जो कि अगर देखा जाए उनसे ज़्यादा हमारी आबादी हो गई। अब भारत में सरकार यही बोलती है भाई हमारे पास युवा, अरे युवा होने से कुछ नहीं होता। आपके पास ताकत होना अच्छी बात है, बट उस ताकत में काम तो दो, उस हाथ में काम तो दो। मछली मत दो, मछली पकड़ना तो सिखाओ। ये तो कॉन्सेप्ट है नहीं तो कहाँ से डेवलप होगा। चाइना जो है कम्युनिस्टवाद है, साम्यवाद इकोनॉमिक्स है। वो कहता है भैया हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आलसी नहीं हो, सबको काम मिलेगा। घर पे उनके सुबह आपको फल फ्रूट दे देंगे और बड़ा सा टोकरा आएगा, उसमें जैसे आपको मान लीजिए पेन बनाना है तो एक पे पूरा इंक भर देंगे, दूसरा आपको जो अलग से पेन दे देंगे। आप इंक लो, भरो, पैक करो, शाम को गाड़ी आएगी उस पर लादो, लेके चला जाएगा, जो आपका सैलरी बनेगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया है भाई, आपको रोजगार मिल गया। और आप, लेकिन हाँ लोग कहेंगे आज़ादी, आज़ादी क्यों नहीं है? जब आपकी जेब में पैसा होगा तो आप कुछ भी खा सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, ऐसा नहीं छीना गया। भारत में आज़ादी है लेकिन तब भी लोग रो रहे हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में। क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ भाई? किसी पास पैसा है, किसी के पास पैसा है नहीं, किसी के पास रोजगार, किसी के पास रोजगार नहीं है। आजकल जैसे भी कोई नेट क्वालिफाई कर जाता है या यूपीएससी हो जाता है तो इतना जैसे पता नहीं कौन सा हीरो बने घूम रहा है। अरे ये सब क्या नौटंकी है भाई? अरे होगा तो अपने घर का, तुम्हें बनाया गया समाज को बेहतर करने के लिए, तुम समाज में दिखावा करके दूसरे को जला रहे हो। ये बकवासबाजी बंद करो। यही तो होगी आजकल जो कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी खाली नाम करेगी। लेकिन चाइना में कोई व्यक्ति किसी जलना, किसी से कुछ नहीं है। आपके जेब में 100 रुपये, मेरे जेब में 100 रुपया, बढ़िया मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको बोलते हैं, जहां पर सभी लोग के बराबर के अधिकार की बात होती है उसको बोलते हैं साम्यवाद। इसीलिए साम्यवाद से देखा होगा भारत में जो नक्सलाइड कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें चारू मजुमदार और कानू सान्याल, कभी हिस्ट्री पढ़ना, यहाँ से कुछ काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। जो आपके मजुमदार थे तो इन्होंने किसको फॉलो किया था? दो व्यक्ति थे चाइना के, थोड़ा सा हिस्ट्री बेसिक बताता हूँ आपको दोस्तों। एक थे आपको चियांग काय सेतु और एक थे माओ जेडोंग। चियांग काय सेतु और माओ जेडोंग, माओ जेडोंग ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि कैसे चाइना की इकोनॉमिक्स को एक बेसिक प्लेटफॉर्म दी। एक समय था चाइना में भुखमरी थी, 1948 में ही चाइना भी आज़ाद हुआ। अब भारत 1947 में, सोचिए 1 साल का डिफरेंस है। आज जो चाइना का, हम यहाँ कहाँ हैं। डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि यहाँ पर भाई आप वोट, दोनों की गलती है, वोट लेने वाला, वोट देने वाला। भाई वोट लेने वाला अगर नहीं पाएगा तो झूठ तो बोलेगा, किसी ना किसी तो आपको खिलाई पिलाओ दिखाएगा। लेकिन आपको तो समझना चाहिए हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चाइना में जो सरकार जो एक वहाँ पर लगा, नहीं हमें वो अपने देश, अपने समाज को बेहतर करना है। तो जो वहाँ पर 2 पार्टियां बनी थी, जिसमें एक थी आपके चियांग काय सेतु और माओ जेडोंग। माओ जेडोंग का कॉन्सेप्ट था जो आज चाइना आगे बढ़ा है। तो ये बेसिक हिस्ट्री कभी इसको पढ़ना, अगर आपको बहुत डीपली इकोनॉमिक्स चाइना को समझना, चाइना को कम से कम, अगर देख भारत को समझो कि ब्रिटेन ने ही 2 साल तक गुलाम बनाया, 200 साल, चाइना को 1400 साल तक लोगों ने गुलाम बनाया और वहाँ के लोगों को मार के जमीन में गाड़ देते थे। उसकी दर्द इतिहास पढ़ोगे तो आप हिल जाओगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, काफ़ी भटक जाएंगे, अगला टॉपिक बात करते हैं। इकोनॉमिक्स पॉलिसी अगला होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इकोनॉमिक्स पॉलिसी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे आप रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। देखिए जो आपका रेवेन्यू क्या होती है, जहाँ से पैसा आप अर्जित करते हैं, सरकार कहाँ से पैसा लाती है भाई? टैक्स, लोगों से टैक्स लगाती है, वहाँ सरकार के पैसे की अर्जित होती है, रेवेन्यू आती है। एक बनाता है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल मतलब होता है राजकोषीय, और राजकोषीय सरकार एक बेसिक फंड बनाती है, जैसे आकस्मिक कोई बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, उसके लिए पैसा बनाना, कुछ डेवलपमेंट के लिए बनाना, कोई कॉन्टीजेंटल मतलब उसी बोलते हैं आकस्मिक निधि बनाना। तो अभी जो फंड बनाती है, पैसा आता है, पैसे को भी खर्च किया जाता है। रेवेन्यू कहाँ से होगा और एक्सपेंडिचर कहाँ होगा। अब सरकार जब बजट बनाती है, जब आप बजट पढ़ेंगे तो बजट में बेसिक एक होता है आपका रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। तो बजट में 2 ही चीज दिखाए, एक तरफ इनकम, एक तरफ खर्चा, अर्थात रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। लेकिन ये दोनों कहाँ से पैसा आता है, रेवेन्यू से कैसे पैसा आएगा और कैपिटल से कैसे पैसा आएगा, बेसिक चीजें समझो। बजट जब आप पढ़ेंगे तो वहां से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अभी देख लिया जनवरी फरवरी में आपका बजट आएगा, तो एक बार जरूर पढ़ना। देश के लिए बजट जो पेश किया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो इसमें आप देखते होंगे प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है। तो आप जब बजट पढ़ेंगे तो रेवेन्यू का बेसिक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा वसूलती है और जब वो सैलरी देगी तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, जब सरकार रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, हाईवे बनाती है, प्लस आप देखते होंगे कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना,
इस प्रकार की जो सारी चीज़ें खर्च करती है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब सरकार उसी पर टैक्स लगाती है, जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू। ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा, समझेंगे। अगला टॉपिक हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में कुछ आप कर्व पढ़ते हैं। लाफर कर्व क्या है, लाफर कर्व क्या बात करती है, क्या एम्प्लॉय की बात करती है या इन्वेस्टमेंट की बात करती है, क्या हमारा जो है गिनी गुणांक की बात क्या कहती है, कि कुछ इसमें बेसिक कर्व की बात पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करते हैं नेक्स्ट, आपका होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक क्या योगदान होता है। अब देखिए रूल ऑफ गवर्नमेंट क्या, जैसे आपने सुना होगा कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला। देखिए हर साल 10 साल के बाद कहते हैं कि करेंसी को चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन करेंसी चेंज तभी किया जाता है दोस्तों जब आपके देश में महंगाई ज़्यादा आती है, या जब आपके देश में इलीगल एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ज़्यादा सुन में आती हैं, या तीसरी होता है आपके देश में एक प्रकार से डुप्लीकेट नोट ज़्यादा चलती हैं। तो इस कारण से क्या करते हैं हम 10 साल के बाद नया नोट चेंज कर देते हैं, नई करेंसी बनाते हैं। इसीलिए इसके पीछे रीजन था, ये नहीं है कि आप बार बार करेंसी चेंज करते रहो। अब करेंसी को क्योंकि उसमें भी खर्च आती है, उसमें भी आपकी कॉस्ट लगती है, मटेरियल लगता है, इंक लगता है, तो बहुत सब चीज़ें प्रिंटिंग करने में भी खर्च आती है। फिर उस चीज़ को कम से कम एक बार शट डाउन देना पड़ता है, फिर उसको ओपनिंग करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे 2016 में जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितने लोग हॉस्पिटल में डेड हो गए पैसे के बिना, कितने लोग की पढ़ाई छूट गई, कितने लोग की शादियां टूट गई, कितने लोग इकोनॉमिक से जो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉब्लम आ गया, इरिगेशन को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, सीड को लेकर के बहुत सी समस्याएं देखने को पड़ा दोस्तों। और उसी बात जैसे 2016 में आपका देखते होंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद उसके बाद जीएसटी आ गया 2017। अब जीएसटी अचानक से आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज जो लोग कहते हैं भारत में महंगाई आ गई, इसके पीछे रीजन यही था डिमोनेटाइजेशन, देन उसके बाद जीएसटी। जैसे आपने धीरे धीरे 7-8 मंथ बाद धीरे धीरे आपने एक प्रकार से प्लेटफॉर्म पकड़ा, नई करेंसी मार्केट में आई जो आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की। आपने तुरंत देखा होगा जो रूल ऑफ गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया, जीएसटी लेके आ गया। अब जीएसटी का इम्पैक्ट, बहुत से लोग को जीएसटी आज भी नहीं समझ में आता कि जीएसटी है क्या। लोग बोल देंगे वन नेशन वन टैक्स, बट वो वन नेशन वन टैक्स है क्या। सपोज करिए, क्योंकि भारत एज ए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो कहीं पर ठंड है, कहीं पर बरसात आती है, कभी कभी गर्मी आती है, तो मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें चेंज होती हैं और उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब किसी के लिए कोई मटेरियल बनाना आसान होता है, लेकिन दूसरे के लिए बड़ा कठिन होता है। अब जो बना दिया आसान, उस पर अगर टैक्स लगा कोई बात हो, झेल जाएगा, लेकिन जो खरीद करके बेचेगा तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी। अब बोल देगा नहीं वन नेशन वन टैक्स है। जीएसटी बहुत लोग कभी भी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती, बहुत कुछ चीज़ें हैं, या तो इसका रेशियो कम किया जाए। अब जीएसटी आप जब पढ़ेंगे कि भाई 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, अब उसमें अलग अलग चीज़ों को दिया है, कुछ खाने पीने की चीज़ का, आपको कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं जो आप पे जीएसटी ना लगता हो। तो अब मानो क्या हुआ, जो एक तो पैसा नहीं था, फिर जीएसटी आया, उस पर और टैक्स बढ़ गया, पैसे की कीमत और घट गई, प्रोडक्शन वस्तुओं की कीमत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन लेके आई, इसी को हमें भी समझना जरूरी होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका बिजनेस में, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब देखिए भारत में जैसे आजकल देखते होंगे आप, क्या नाम है इनका, अडानी का, कभी अडानी तेल घी मिर्च पे कब्जा नहीं किए थे, आज ये भी कब्जा कर ले। छोटे छोटे जो व्यापारी थे इनको पूरा क्या कर दिया, वो श्रिंक कर दिया, बटोर दिया, खत्म कर दिया। पहले क्या मार्केट एक प्रकार से ऑफलाइन होता था, लोग घर से बाहर निकलते थे, बार्गेनिंग करते, चीजें लाते थे। अब सब कुछ कर दिया ऑनलाइन, बड़े बड़े लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, अच्छी बात है, मैं गलत नहीं करता। लेकिन जब किसी का मोनोपोली किसी प्रोडक्ट पे हो जाता है, तो और भी जो एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, वो चीजें जो कस्टमर के लिए फायदेमंद होती थी, वो सबसे ज्यादा आजकल नुकसानदेह होने लग गया। मोनोपोली ही कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, वो मनमानी अपना रेट बेचेगा। कभी आपने सुना तेल का 120 में था, आज 170 हो गया। तो जो जिसके फैमिली 5 लोग हो, घर चला रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे। एक इंडिविजुअल की बात करें, अपना खुद की बात नहीं दोस्तों, सभी पे लागू होता है कि इस देश की जो समस्याएं उठने लगी, यही कारण होती है। आप 500 रुपया कमाते हो, 500 रुपये में अगर आपको बड़े शहर में गाँव में हो तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे, बहुत कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं इनकम तो बढ़ा, इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होती है। आपको मान लीजिए वही है जैसे आपका सोमालिया में हो गया कि वहाँ पर पता चला हाइपर इन्फ्लेशन है, लोग वहाँ पर पैसे की ऐसे ऐसे गड्डी लेके बैठे होते हैं। अब पैसे की बताओ, इतनी गड्डी लेके बैठे, मुट्ठी भर अनाज लेके आ रहे हो, वही हाल हो गया भारत का। पैसे भर करके लेके जाते हो, 400 रुपये लेके आते हो, पता सब्जी 400 रुपये की सब्जी लेके आ रहे हो, ये क्या है, यही तो महंगाई है।
कारण इसके क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, देन उसके बाद इम्पैक्ट कार्ड डाल दिया आपका कोरोना। कोरोना काल ने ज़्यादातर इम्पैक्ट किया, 3 साल और पीछे कर दिया। तो इसी का जो भरपाई चल रहा, जो आजकल महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, जो टेंशन में चल रही है, यही कारण है दोस्तों। और जो कंपनियां मार्केट आजकल नई नई आई हैं, तो उनको भी एक बार लगता है मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना, तो वो भी सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा के रखती हैं। और सरकार को चाहिए कि हमें जीएसटी के टैक्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, हमें देश में कुछ बेहतर करना है। तो समस्याएं एक ही नहीं, उस एक समस्या ने कई लोग की समस्या में डाल दिया है। ये होता रूल ऑफ गवर्नमेंट के बेसिक आधार को समझना, भी प्रैक्टिकल चीज़ है। देन अब इसी में आप पढ़ोगे रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट वो नहीं 1973 वो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट क्या नया नया रेगुलेटिंग एक्ट लाता है, क्या क्या नया कानून बनाता है। ये जैसे आपका जीएसटी हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स कितना होगा, कस्टम ड्यूटीज कितना होगा, तो ये डबल टैक्स क्या रूल होगा। जब तक ये आप बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तो कैसे आगे आप बढ़ेंगे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अगला हम बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, जब कोई प्राइवेट कंपनी कोई बेहतर काम करती है। बेहतर काम मतलब, अब जैसे कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई जो बैंक है, ये काफ़ी अच्छा काम किया, कस्टमर को अच्छा एक प्रकार से प्रॉफिट मिलाया। प्रॉफिट मतलब कि भाई जैसे कोई आजकल जगह भी चले जाए, एसबीआई बैंक गवर्नमेंट में चले जाए, बड़ौदा बैंक में, मैं कहता हूँ सरकार ठीक ही कर रही प्राइवेट। अब मुझे इसी बात पर मैं भी उस चीज़ को फेस किया दोस्तों। गवर्नमेंट एक बार जब तक लोगों का भी जैसे यूपीएससी जो एसएससी सीजीएल इंटरव्यू देते हैं ना, उस वक्त कितने भोले इतने सीधे बन के मुखौटा ओढ़ के बैठे होते हैं, मैं देश को नक्शा पलट दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत अच्छा कर दूंगा। अंत में वही लोग बैठ के हैं कुर्सी जैसे बैठ जाते हैं, इतनी बदमाशियां करते हैं, इतनी बदमाशी करेंगे, आपको आधे घंटा 2 घंटा आपको एक काम के लिए 2 दिन दौड़ाते हैं। तो इससे देश थोड़ी डेवलप करेगा। जो बोलते हैं सिंगल विंडो काम होगा, सिंगल विंडो आज भी नहीं होता है, वही लाल फीता शाही चल रहा है। लाल फीता शाही मीन्स यहाँ से फाइल उठाओ, उनके पास ले जाओ, उनके पास उनके पास ले जाओ, भाई मेरे पास उनके पास उनके पास, ऐसे थोड़ी डेवलप होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट रूल भी लाती है, कुछ चीज़ अच्छी लाती है, लेकिन उसके जिम्मेदार यही लोग हैं, हम जैसे लोग हैं। लेकिन इसको भी समझना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। अब कुछ लोग समझदार 40% वो लोग वोटिंग नहीं करते, 60% मजदूर लोग वोटिंग करेंगे, जो विपक्ष में कौन सत्ता आएगी कैसी आएगी वैसे चल रहा दुनिया। हमें हर एक पहलू को समझते हैं, इसी बोलते रूल ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रमोशन वाली बात करें, प्रमोशन मीन्स क्या होता है, जब कोई बेहतर काम करती है सरकार उसको एक प्रकार से अप्रिसिएट करती है और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रलोभित करती है और बेहतर करने के लिए प्रोडक्शन देगी, उसको टैक्स भी छूट देगी। भाई जैसे आप मान लीजिए 2 भाई हो या 3 भाई हो, जो घर में अच्छा पैसा कमाएगा तो उसके माँ बाप क्या करते, उसकी बड़ी तारीफ करते नहीं करते। और जो दिन रात एक सुट्टाबाज है, शराब पी रहा है, मोहल्ले मारपीट कर रहा है, तो उसको लोग क्या कहेंगे, छोड़ो हटाओ उसको साइड करो। तो कहने का मतलब यही है, जो बेहतर काम करेगा सरकार उसको अप्रिसिएट करेगा, उसको आगे जरूर बढ़ाएगा। तो आप इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत से लोग आज कर भी रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है दोस्तों, जब सरकार जो होती है कुछ नए नए योजनाएं बनाती है। पहले जैसे प्लानिंग होता था, प्लानिंग कमीशन, अब तो नीतियां हो गई, 2015 में आया कॉन्सेप्ट। तो 5 ईयर प्लानिंग जो होता था कि एक पूरे सेंट्रलाइजेशन होता था, अब सरकार उसको डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जिसको नीति बोलते हैं। अब नीति में कहता है कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, सपोज करिए आप हो या आपके पिताजी हैं, आप 3 भाई हो या 4 भाई जो भी हो। पहले पिताजी सभी को एक ही जैसे कपड़े ला के दे देते थे, एक थान कपड़े लाते, उसी में सबका पैंट शर्ट बन जाता था। अब समय चेंज हो गया, वो पुराना कॉन्सेप्ट था, उसको बोलते थे 5 ईयर प्लानिंग वाला बात समझो। तो ऐसे समझो सेंट्रलाइजेशन जब सिस्टम था तो गवर्नमेंट क्या करती, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी पे क्या है, एजुकेशन 5 साल चल रहा है, 5 साल जो है गरीबी मिटाओ चल रहा, 5 साल एग्रीकल्चर ही कॉन्सेप्ट चल रहा, 5 साल आपका रोजगार ही चल रहा, 5 साल आपका स्वास्थ्य पे ही चल रहा। तो 5 साल पूरा टारगेट होता था पूरे भारत में। लेकिन अब बोला गया ऐसे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति जैसे केरला है या आपका मणिपुर है, तो ऐसे लोग एजुकेशन बेहतर हो गए, तो इनको क्या एजुकेशन और भी ज़्यादा सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। हो सकता है इनकी जरूरत है रोजगार पे काम करो, हो सकता है इनके हेल्थ पे काम करो। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आओ, आपकी समस्या क्या, आपकी स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है या रोड की प्रॉब्लम है या हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है या वाटर रिसोर्स का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे, जो आपके लोकसभा सांसद लोग होते हैं, देखिए यही चीज़ है देश में दोस्तों। मैंने आज तक जब तक डिबेट सुना है पार्लियामेंट में, मुझे कोई ये ढंग की बात नहीं सुन में आज तक आया। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप लोग भी जागरूक हो, उसको चीज़ को सोचना, एक जागरूक इंसान के नाते बताएंगे।
देश में कोई व्यक्ति ना तो पर्यावरण के ऊपर बात करता है। ये दिल्ली है, दिल्ली की यमुना नदी है। इस पे मैं आज तक जब से दिल्ली के बारे में सुना, दिल्ली में आया, दिल्ली को देख रहा हूँ, कोई इस पे बोलता नहीं कि भाई कभी पर्यावरण के ऊपर बात करो। दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है और दिल्ली में पानी की दिक्कतें आती हैं, रोड बनते हैं, फिर रोड तोड़ करके फिर रोड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये जो यमुना नदी के इतना पूरा कचरा भरा बैठा है। कभी बाढ़ आई थी 2000, आप देखते हैं 23 में बाढ़ जबरदस्त, 23 की 24 22 में आई थी, भयंकर बाढ़ है। लोगों घरों घरों में पानी घुस गया, अंदर घुस गया। इस पर कोई चर्चा डिबेट नहीं होता है। लोगों आजकल लोगों ने क्या, कभी संविधान पे डिबेट चल रहा है, कभी ऐसे महान पुरुष जिन्होंने संविधान बना के दिया उनको लेकर के डिबेट कर रहे हैं। बताइए इस पे पागलपंथी का हद है। अरे आप उनके अगर उसकी परछाई के बराबर नहीं हो, आप उनके इस तरीके से डिबेट कर तो फालतू की चीज़ों में अटक के। उन्होंने जो पूरा कार्सिज्म इकोनॉमिक्स बात किया, उनका कभी बुक्स पढ़ना कि इंडियन जिसको बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, अगर उनकी बुक्स पढ़ोगे समझ में आएगा उन्होंने क्या दिया देश को। अब आप उनकी कुछ नहीं हो, उन्हीं के आधार पर सब लोग पार्लियामेंट में बैठे हो, लेकिन आप डिबेट क्या करते हो? जाति, धर्म, मजहब, ये बात वो बात। कभी कोई इकोनॉमिक्स पे बात नहीं होता है, न कभी पर्यावरण पे बात होती है कि यमुना की सफाई कैसे किया जाए, यहाँ को आसपास लोग जो रहने वाले हैं उस पर कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, एयर क्वालिटी कैसे बेहतर किया जाए, नया इनोवेशन पे बात हो, रोजगार पे बात हो, डिबेट हो। भारत में हमारे पास अगर 60% युवा, उस युवा को कैसे नई दिशा दिया जाए, कैसे स्किल्ड बनाया जाए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। सिर्फ डिबेट होगा फालतू की चीज़ों पे और लोग उसको कान फाड़ के देखते रहेंगे। वाह क्या बात बोला है इसने, तो ऐसा बोला, नासा ने बात कह दिया, इसने अंतरिक्ष में बात कह दिया। अरे तुम वर्तमान में 2 वक्त की रोटी खाते हो, इतने भरोसा रखो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। आगे ज़्यादा मत सोचो। अब लोगों ने इतना अनबैलेंस चीज़ें करने लग गया, ये सारी सिस्टम क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो चलिए बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रमोशन की बात हो गया, प्लानिंग की बात हो गया और रेगुलेटिंग की बात हो गया। ये सारी चीज़ें आपका होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का बात था, इसलिए मैं गवर्नमेंट की चीज़ें थोड़ा सा छेड़ देता हूँ दोस्तों। देखो, जागरूकता होने के नाते ये नहीं चीज़ें दबा के बैठो। जो समाज में आपको राइट है बोलने का, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू जो भी आपको पूरा फंडामेंटल राइट है दोस्तों, जो गलत होगा बोलना पड़ेगा। और नहीं कोई बोलेगा तो कैसे चलेगा? आज भी प्रेजेंट टाइम दिल्ली का चुनाव होने वाला है, मैं देख रहा हूँ कोई भी, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, या चाहे जो भी है, कोई पर्यावरण पर बात नहीं कर रहा कि पर्यावरण के ऊपर बात करें। यमुना की सफाई के लिए कितना फंडिंग पैसा खर्च करें, इसको सफाई तो करो, यहाँ पानी की व्यवस्था सही करो, एयर क्वालिटी सही बात करो। इस पर कोई डिबेट नहीं है। 3 बच्चे डूब के मर गए करोल बाग में, उसके बाद मुखर्जी नगर जब ताला लगा, अब लोगों को समझ में आया ये क्यों हुआ। तो वही जब फिर नेचर कोई नया रूप लेगा तो फिर लोगों को याद आता है। यहाँ जब तक लोग मरते नहीं ना, तब तक कानून में कोई चेंज नहीं आता। तो हमेशा ये मुर्दे हैं, मुर्दे बना रखे लोगों को। चलिए वही मुद्दे से भटकाना। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे आपका सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक्स। सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? जो आपका समाज है, देश है, इससे क्या इन्वायरमेंट की बात है। भाई अगर भारत में लोग धोती कुर्ता पहनेंगे तो आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे, साड़ियाँ बनेंगी तो साड़ियाँ ही पहनेंगे। जैसे बनारस की साड़ी कभी मशहूर थी, अब धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन हो गई। क्यों भाई? उन लोगों को आप सब्सिडी देते नहीं हो, जो हथकरघा छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाते थे वो बंद होते चले गए। भारत कभी इकोनॉमिक्स क्यों डेवलप, सोनी चिड़िया क्यों बोली जाती थी? लोगों के पास इतना हुनर होता था, अपने हाथ से चप्पल बनाना, अपने हाथ से ही साड़ी बना लेना, अपने हाथ से अपना घर बनाना, इसीलिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, वो इंडिपेंडेंट होते थे। इसीलिए भारत आगे बढ़ा। आज युवा पढ़ के निकलता है वो बेचारा डिपेंड होता है, पढ़ के निकलता, बीटेक करके उसे जैसा सिखाया गया तो इसीलिए बेरोजगार। अगर उसको कॉलेज में अच्छी एजुकेशन दे दिया गया होता तो अच्छी रोजगार करता, 10 परिवार को पालता। तो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं कमी है, और सिस्टम में जो जागरूक इंसान है उनको बोलते नहीं इस चीज़ पे। लोगों का एस्ट्रोलॉजर पे हाथ देखो, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, तुम्हारा घर बसा कि नहीं बसा, अरे तुम्हारे बच्चे हो कि नहीं। अरे पहले भैया जब खाने की व्यवस्था करोगे बेहतर तो सब कुछ होता चला जाएगा। यहाँ तो बस ऑर्थोडॉक्स में ही लोगों को फांस के मार दो। चलिए मुद्दे से भटक जाते हैं। अगला टॉपिक इसी में, तो सोशल एंड कल्चरल की बात करता है। समाज को अगर बेहतर करना, कल्चर को बेहतर करना है तो क्लाइमेट को समझो, इन्वायरमेंट को समझो। यहाँ की जैसी खान पान होगी वैसे यहाँ की प्रोडक्शन होगी। अब साउथ भारत में या उत्तर भारत में आप देखेंगे यहाँ की जैसी क्लाइमेट है वैसे यहाँ की फूड है, वैसे यहाँ की पहनावा है। सिंपल सी बात, साउथ में जैसा क्लाइमेट है वैसे वहाँ का फूड, भोजन, वैसे वहाँ की कल्चर है। यही तो है सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसी में आपका फेमा क्या है, फेरा क्या है। पहले फेरा था
1973 में उसको चेंज करके फेमा नाम रख दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था भाई? जो आपका फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता था तो उसमें बहुत से रूल होते थे भाई। जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ तो उससे पहले हम सोचते थे कि भाई अंग्रेज आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के पर्पज से बाद में यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बना ली और हमारे पे शासन कर ली। हमारा सोशलिज्म, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सब तरीके से हमें एक प्रकार से कंट्रोल करने लग गई। तो उसी में समय भारत में 1973 में एक एक्ट आया कि अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसके लिए बहुत से रूल बनाए गए थे। बाद में जब आपका एलपीजी कॉन्सेप्ट आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बोला गया नहीं। जब उस वक्त वित्त मंत्री या हमारे देश के जो आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, जिसमें बीओपी चैप्टर आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। देखिए हर एक चैप्टर आपके जीवन से, आपके इकोनॉमिक्स से, आपके समाज से जुड़े हुए होते थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके ही आया था बीओपी कि जब आपके पास, देश के पास पता चला 10 दिन के ही पैसे बचे थे ना, तो देश एक प्रकार से ऋणी और घाटे में हो जाता। तो उस वक्त बीओपी कॉन्सेप्ट लेके आए थे, बोले भैया हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, आप हमें कुछ उधार दे देना। तो उसी समय एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका पीछे यही कारण था कि भाई जो आपका 1973 एक्ट है इसको मतलब एक थोड़ा सा लिबरल करो। तो आप देखते होंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शब्दों में नाम छुपा है कि भाई हम लिबरल हो गए, कोई बात नहीं, विदेशी कंपनी आए, व्यापार करे और हम एक देश से दूसरे देश में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ये चीज हो गया। तो उसी समय जो आपका फेरा था, फेरा को 1999 में 1999 में इसको चेंज करके फेमा नाम दिया गया। तो जब फेमा नाम दिया गया इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, 1973 एक्ट को और एक लिबरल कर दिया गया, बस यही कॉन्सेप्ट, इसको भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आपका मशीनरी सिस्टम क्या है। मशीनरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, एक कस्टमर, जैसे आपको होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स होता है दोस्तों, जो आप कोई वस्तु मान लीजिए मार्केट से खरीदा, अब मार्केट से कोई वस्तु खरीदा तो अगर आपको डुप्लीकेट वस्तु दे दिया, वर्जन का बिल बनाया लेकिन डुप्लीकेट दे दिया, आप लाते 2-4 दिन के बाद वस्तु खराब हो गई, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका है 2019 ये बोलता है कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ी है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप कोई जो है सेलर के नाम पे आप कंप्लेन कर सकते हो। तो जो कंप्लेन होगा तो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट पे होगा, डिस्ट्रिक्ट पे सुनवाई नहीं होगा तो स्टेट पे होगा, स्टेट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये बेसिक चीज भी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं उसके बाद इसी में आपका आता है CSR, लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती, प्राइवेट कंपनियां होती, गवर्नमेंट उन पे बेसिक आधार एक टैक्स लगाती है 2%, 3% जो भी है, कि अगर आप इतना रुपया कमाते तो आपको इतने में से आपको इतना देना पड़ेगा। अगर 10 रुपया कमाए 3 रुपया सरकार को देना पड़ेगा। बोले क्यों भाई, आप पोल्यूशन करते हो, आप पूरा डस्ट निकालते हो, आप पूरा यहाँ कार्बन जो है उत्सर्जन करते हो, समाज में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कारपोरेट सोशल, समाज पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ये आपका निगम कर है समाज के लेकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व बनता है, उसको बेहतर करने के लिए सरकार क्या करेगी, इकोसिस्टम, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ये होता है। तो ये दोस्तों हमने पूरा बात किया बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में ये बेसिक सभी टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आप क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें बेसिक देखिए, जब आप अपने डोमेस्टिक से निकल करके इंटरनेशनल चीजें आप पढ़ते होंगे, जिसमें WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, AOA क्या है, नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये सारी पॉइंट जो आप इंटरनेशनल सारी चीजें पढ़ते हैं इसी बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे कि आपने सुना होगा WTO क्या है, वो वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है। 1945 में या 1944 में आप देखते होंगे जब सेकेंड वार समाप्त होता है, 1939 से अब 1945 तक आपका सेकेंड वार चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में और पूरे दुनिया में क्या हुआ, आर्थिक, जन और धन, लोग भी बहुत मारे, धन के नुकसान हुआ। लोग फिर रियलाइज हुआ, वही कहानी होता है ना, जैसे कि दो पटीदार हैं आपस में, खूब एक खुंदस के लेकर के उसका सर फोड़ देंगे, उसका सर फोड़ देंगे, उसकी बीवी को मार देंगे, उसका पैरों तोड़ दिया। बाद में कुछ लोग समझाएंगे, जब बच जाते हैं रियलाइज होता है यार बहुत गलत किया, आज के बाद से ऐसा नहीं करेंगे, मानव बन के मानव रहेंगे।
तो ये जो कॉन्सेप्ट आया जब आपका सेकेंड वार समाप्त हुआ, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, ये सब बैठ करके समझौता बोले देखिए जो हुआ उसको भूलो, एक नया संस्था बनाते हैं WTO, एक दूसरे से लेकर के व्यापार करेंगे। और सब वही आपका 1945, 1946, 1944 उसी सन में ही बनना शुरू हुआ। जब सेकेंड वार समाप्त हुआ बैठ करके उसी सब ये संस्थाएं बनना शुरू हुआ। तो व्यापार को लेकर के जो बनाई गई संस्था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन या संस्था। अब उस वक्त कौन, या तो आपका सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिलेगा या तो आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, जो भी है यही सारी चीजें बनती है, जर्मनी, यूरोप में। तो यूरोप और अमेरिका यही दो ही जगह सबसे ज्यादा आपको संस्था देखने को मिलती थी। अच्छा, जब WTO बना तो उसी बीच में बोला गया भैया व्यापार तो होगा, लेकिन व्यापार तो ऐसा तो है नहीं बिना पैसे का होगा, तो उसके लिए एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक मतलब जहां से पैसा चाहिए। भाई अगर मान लीजिए चाइना बोला मुझे पैसा चाहिए, भारत बोला मुझे भी पैसा चाहिए, पाकिस्तान बोलता मुझे भी पैसा चाहिए, रूस बोलता मुझे, तो इसको लेकर के एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया कि ठीक है, किसको डॉलर चाहिए डॉलर ले जाओ, रुपया चाहिए रुपया ले जाओ, और सबको इस प्रकार से क्या हुआ, एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया। ठीक, देन उसके बाद अगला आता है IMF। कभी काल लोगों को लगता है IMF क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बोला कि बाद में बनाया गया। इसको एक कारण था दोस्तों कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती थी पैसे को एक्सचेंज करने में। आप कभी काल ना, आप मान लीजिए दुबई जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, या कहीं भी किसी देश में जा रहे हैं, तो आप जब भारत से बाहर जाएंगे तो आपको अपने देश की करेंसी लेकर के, जैसे आप जाएंगे फ्लाइट पे या कहीं वहाँ करेंसी एक्सचेंज होता है, तो आप पैसे देंगे आपको डॉलर मिल जाए। उस डॉलर इसलिए देते हैं भाई आप अमेरिका जाओगे तो डॉलर ही खर्च करना पड़ेगा। तो ये कौन बेसिक आधार बनाया, इसे इंटरनेशनल चीजें बनाई गई हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक, जिसको बोलते हैं चेंज या परिवर्तन, जो भी बोलते हैं एक्सचेंज, ये क्या करता है आपके पैसे को एक्सचेंज करता है। बस ये भी आपको इंटरनेशनल चीजें बनाई गई, ये भी समझ में आपके आगे हो गया। अब बात करते हैं ट्रिम्स क्या है और ट्रिप्स। यहां से क्वेश्चन पूछता है ट्रिम्स और ट्रिप्स, यहां लिख देंगे ट्रिप्स, ऐसे सुनो दोस्तों, क्या लिखिए बताते हैं, छोड़ो। ट्रिम्स मतलब क्या होता है और ट्रिप्स देखिए, जिसमें M लगा हुआ है, M ये बोलता है मेजरमेंट की बात करता है, ट्रेड रिलेटेड मेजरमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या बोलता है, अगर कोई विदेश से कोई कंपनी भारत में आती है तो भारत सरकार उसको क्या करेगा, एक प्रकार से प्रोटेक्शन देगा 20 साल 30 साल। जैसे भारत में FDI जो आता है, अभी आगे चैप्टर बताएंगे FDI, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है, विदेश से कोई कंपनी भारत में आती है, तो यहाँ की सरकार उसको प्रोटेक्शन देगा। ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए चाइना या मान लीजिए जापान की मेट्रो अगर दिल्ली में आई बनी, यहाँ की सरकार उसको प्रोटेक्शन दी, भाई उनके जो लेबर है, उनके जो वर्कर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। 20 साल एक प्रकार से टारगेट वो होता है, लिखित होता है। 20 साल जब उनका टाइम कंप्लीट होगा, बाद में फिर आप एग्रीमेंट बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते, वो आप पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करती है। इसी को बोलते हैं ट्रिम्स। दूसरा होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। एक प्रकार से इसमें आपका क्या क्या आता है, ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें गुडविल आप पढ़ते होंगे, ट्रेडमार्क पढ़ते होंगे, कॉपीराइट पढ़ते होंगे, इसकी बात करता है कि WTO कहता है अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे मान लीजिए आईफोन है, तो आईफोन जो होती है आपकी ब्रांड है, तो भारत सरकार उसको कॉपी नहीं कर सकता, भारत सरकार उसके नाम से अपना बना के नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी अपनी ही ब्रांड है। तो किसी का नाम उसका ट्रेड कॉपी हो सकता है, जो आपका मोहरे लगती हैं, जिसको हिंदी भाषा में बोलेंगे, या किसी का फार्मूला है, कॉपी नहीं कर सकते। इसको कौन सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, WTO के रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये चीजें आपको याद रखना। अब बात करते हैं BOP पढ़ेंगे, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन कौन सा, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिक 2 पार्ट होते हैं अगर देखा जाए तो, विजुअल और नॉन विजुअल। विजुअल क्या होता है, जो आप दिखाई देता है, नॉन विजुअल जो दिखाई नहीं देता। सपोज अगर आप मान लीजिए चावल की बोरी आप विदेश भेज रहे हो, तो दिखाई दे रहा है ना चावल, लेकिन किसी टीचर को आप भेज रहे हो, टीचर को तो भेज रहे हो, लेकिन जो टीचर के अंदर नॉलेज है, जो उसके पास इंटेलिजेंट है, जो उसके पास ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन, वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा, उसी को बोलते हैं नॉन विजुअल। तो यहां से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। भाई हम अपने यहाँ से डॉक्टर अमेरिका में भेज रहे हैं, या अमेरिका के डॉक्टर भारत में आ रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट।
या कोई विजुअल गुड्स है, चावल है, गेहूं है, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, कुछ भी है, लोहा है, तांबा है, जस्ता, कुछ भी, कंबल है, रजाई, कुछ भी गुड्स है, तो ये जो दिखाई देते उसको विजुअल गुड्स। तो ये क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसको किस में हम रखते हैं? करेंट अकाउंट में। दूसरा हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में होता है जो आपका लॉन्ग टर्म की बात करता है, जो एक प्रकार से पूंजी का निर्माण करता है, 20 साल, 30 साल, 10 साल, 50 साल। तो क्या होता है आपका? कैपिटल की बात करें, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, या लोन हो गया। अब इसको क्यों? एफडीआई मीन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए भारत में अगर कोई कंपनी आती है, विदेशी कोई कंपनी भारत में आती है, या इंडिया की कंपनी बाहर, मान लीजिए अमेरिका में जाती है, मान लीजिए टाटा की कंपनी अमेरिका में गई, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इसका भी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, पूंजी का कैपिटल का निर्माण करता है। कैपिटल निर्माण मीन्स भाई अगर मान लीजिए भारत में कोई बहुत बड़ा एक प्लांट लगता है, अब प्लांट मान लीजिए कोई बोले मैं यहाँ आपके देश में 50 साल एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, तो जब वो यूनिवर्सिटी बनेगा तो लोगों को क्या होगा? रोजगार देगा। रोजगार मीन्स भाई कोई वहाँ पर टीचर आएगा, कोई वहाँ पियोन आएगा, कोई वहाँ मैनेजर बनेगा, कोई वहाँ इसमें डायरेक्टर बनेगा, कोई इसमें एमडी बनेगा, बहुत कुछ चीज़ें बनते हैं, लोगों को रोजगार देगा। अब 50 साल अगर चले गया तो एक प्रकार से कैपिटल का निर्माण नहीं किया, पूंजी का निर्माण किया, आपको भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा हुआ। इसी को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कभी इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना, यूपीएससी में मैंने पढ़ा था दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल पीपी मॉडल पढ़ोगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, साझेदारी तरीके। आज सरकार वही काम करती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। तो दूसरा हम पढ़ते हैं एफपीआई। एफपीआई मीन्स होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये आपके जैसे अगर मान लीजिए भारत की स्टॉक मार्केट है या विदेशी कोई स्टॉक मार्केट है, इसमें जैसे प्रॉफिट अगर दिखता है तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, और जैसे लॉस होगा पैसा अपना विड्रॉ कर लेता है, बस इतना। लेकिन इससे कुछ फायदा वो अपने फायदे के लिए जीता है। हाँ, ये होता थोड़ा सा फायदा ही होता अगर कोई आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरा कोचिंग है या संस्था में अपना बनाया, अब लोगों ने मेरे कंपनी बोलते भाई मैं आपके कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो पैसा मीन्स कोई बोलेगा मैं आपको डिजिटल बोर्ड दे देता हूँ, कोई बोलेगा मैं कैमरा दे देता हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर भी आपको दे देता हूँ, लेकिन नाम आपका रहेगा। जो पैसा आप अर्जित करेंगे मुझे उसमें अपना 10% है, कोई 20% है। इस प्रकार से क्या होता है, उसी बोलते शेयर। तो शेयर एक चैप्टर है, आप अभी आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स उसमें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कि आप जब पढ़ेंगे इसमें इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये पूरी जितना हमने बात किया ये सब इसी में जुड़ा होता है कि ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है। और अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं आपका एओए। एओए क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए कैपिटल अकाउंट हो गया, उसमें कुछ छूटा नहीं दोस्तों, कोई एफपीआई है, मतलब प्रॉफिट की बात करते हैं, बस खत्म। हाँ, एक और रह गया, बता देते हैं। लोन की बात होता है, लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 30 साल हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया। देखिए अभी जो भारत में जो रोड बन रहा है, लोगों को लगता है सरकार करती, सरकार नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल एक बैठक होती है। जब कोई विदेशी कंपनी, सपोज करिए ऐसे समझो आप हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार जब जिस दिन बोलते हैं कि भाई लड़की की शादी करना, लड़के की शादी करना, कुछ देख दिखाई के लिए घर में आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो? घर की झालर वोलर लगाना शुरू कर दोगे, जितने इधर उधर कचड़े होंगे साफ सफाई करना शुरू कर देते हो कि नहीं करते हो? करते हो। कपड़े नए नए अपना घर में सजाओगे, रखोगे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए। बच्चों को बोलेगे साफ सुथरा रखो, अच्छे कपड़े पहन के बाहर है, किसी के सामने ऐसे गंदे ना जाए, ना तो माहौल खराब होगा। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर बना भाई लगा कि भाई देखिए अगर चाइना से या विदेश से या अमेरिका से कंपनी हमारे देश में जाएगी तो वस्तु को लाने ले जाने में तो रोड तो अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका प्रेशर है, तब जाके इंडिया गवर्नमेंट रोड बनवा रही है। बात समझो। तो हमें लगता है नहीं, ये सब है, सब इंटरनेशनल चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, तब जाके यहाँ सरकार उस चीज़ पर डिसीजन लेते, ठीक है भाई अगर विदेशी कंपनी आएगा तो हमें रोड बना के देना पड़ेगा, और रोड नहीं देंगे तो भाग जाएंगे, अपना कंपनी लपेटेंगे, अपने वापस चले जाएंगे, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो कभी कल ऊपर से डंडे जब पड़ता ना, तब यहाँ के लोग काम करते हैं। ये बात थोड़ा सा बताना चाह रहा था। अब लोन होता है तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा ठीक है आप जब रोड बनाने ले लो भाई, पैसा जितना चाहिए आपको, 1600 करोड़ चाहिए, 50,000 करोड़ चाहिए, ले जाओ, कोई दिक्कत, ले जाओ, बनाओ, डेवलपमेंट करो, बाकी पैसा वापस करना। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक बनाया ही गया था पूरे विश्व को लेकर के कि भाई कोई देश गरीब ना हो, किसी देश में एजुकेशन कमी ना हो, किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी ना हो, इसलिए।
अब बात करते हैं इस पे, हम आते हैं एओए। एओए क्या है? एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किस बात की बात करता है दोस्तों? आपने देखा होगा भारत में या अमेरिका में या आपका चाइना में या जापान में या रूस में, किसी भी कंट्री में बात उठाओ, वहाँ क्या होता था कि भारत से जब पहले चावल या गेहूं आप बेचने ले जाते हैं या पोर्ट पे रखते हैं, तो अमेरिका जब जाता है तो अमेरिका गवर्नमेंट उसको चेक करती है। चेक करने का मतलब ये होती भाई, अगर आपके चावल या दूध में किसी भी वस्तु में, फूड में पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बोलते क्यों? क्या भाई, हमें अपने लोगों को चावल गेहूं दूध जो भी खिलाना है, तो ऐसा नहीं उनको कैंसर का मरीज बनाना है। हमें A1 क्वालिटी का चावल, A1 क्वालिटी का दूध, A1 क्वालिटी का फूड चाहिए। तो इसीलिए एओए बनाया गया, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके 3 जोन बनाया गया, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन क्या कहता है? अगर आपकी वस्तु में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स देखने को मिलेगा तो आपकी चावल गेहूं रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके चावल गेहूं में थोड़ा बहुत मात्रा है तो उसको पास कर दे, येलो जोन। अब ये कहेंगे अगर ऑर्गेनिक तरीके से, शुद्ध एक नेचुरल प्रोसेस से चीजें आपने बनाया है तो ग्रीन सिग्नल है भैया, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए बनाया गया था एओए। लेकिन ये कौन इसको चलाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों साफ्टा और नाफ्टा। साफ्टा मीन्स होता है, जिसमें आप पढ़े होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो साफ्टा मीन्स होता था साउथ अमेरिका की बात करता है, नाफ्टा मतलब नॉर्थ अमेरिका। अब उसी में आप जोड़ दो FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे देखो, मान लीजिए मैंने बोला साफ्टा, SAFTA, क्या हो गया? साफ्टा। फिर लिख दिया नाफ्टा। अब समझ में आ गया? तो यहां से इसको चेंज करो, यहां से हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों कि मैं पहले भारत से कोई वस्तु अगर अमेरिका जाती तो अमेरिका सरकार हमारे वस्तु पर टैक्स लगाती थी, या अमेरिका की वस्तु भारत में आती तो भारत सरकार उस पर टैक्स लगाती। बाद में लोगों ने कहा नहीं भाई, इसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ना, आप हमारे वस्तु पर टैक्स लगाना है ना, मैं आपके वस्तु पर टैक्स लगाऊंगा। बोले तो चलो अच्छी बात है। इसी में एक नाम आया साफ्टा और नाफ्टा। साफ्टा मतलब साउथ अमेरिका अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कभी कल पूछेगा साफ्टा में कौन कौन से कंट्री आएंगे, नाफ्टा में कौन कौन से कंट्री आएंगे, इसको ध्यान में रखना। जैसे मैक्सिको किस में आएगा, क्यूबा किस में आएगा, तो ये भी चीजें याद, वेनेजुएला किस में आएगा, ब्राजील किस में आएगा, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन कभी काल पूछता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बेसिक चीजें हो गया। और भी इसमें आप पढ़ोगे ब्रिक्स है, ब्राजील इंडिया जैसे ब्रिक्स है, इसको भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ब्रिक्स आजकल देखते हो कि ब्रिक्स को लेकर के काफी बहुत डिबेट चला। जब डॉलर का डी डॉलराइजेशन होने लग गया, अर्थात उसको डॉलर की कीमत कम करने के लिए ये बेसिक चीज काम कर गया। कैसे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने मिलकर बोला हम आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, देखिए एक चीज याद रखना, लाइफ में पूरी जिंदगी इसी पे टिका हुआ है हर एक व्यक्ति का, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक्स इसी की बात करता है। अगर आप किसी को हर पल समय दो, हर पल उस पर हाँ में हाँ मिला, हर समय उपलब्ध रहोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई ज्यादा बढ़ाते हो चले जाओगे, जैसे सप्लाई बढ़ता चला जाएगा प्राइस उतना ही घटता चला जाएगा। यही जिंदगी का पार्ट है, यही जिंदगी का पार्ट है दोस्तों। अब जैसे जैसे आप अपनी सप्लाई कम कर दोगे, सप्लाई ऊपर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे सप्लाई कम होगा तो वैसे इसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। तो ये जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार से अगर डॉलर की जितना आप डिमांड करोगे उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिस दिन आप डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो समझ जाइए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट को भी याद रखना। सारा जीवन ही डिमांड सप्लाई पे टिका हुआ है, और ये चीजें पूरा इकोनॉमिक्स जीवन को भी सिखाती है। अगर आप बार बार यूपीएससी सोचोगे तो यूपीएससी आपके लिए कभी काल ऐसा लगेगा बड़ा छोटा सा होगा। यूजीसी रोज प्रैक्टिस करोगे लगेगा यूजीसी वही पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होगा। और जब आप पहली बार पढ़ते हो उसकी अगर पता चला, बोलेगा भाई बहुत टफ है, जितना इसकी डिमांड होगी उतनी इसकी प्राइस बढ़ेगी,
उतना उसका फीस बढ़ेगा, उतना पेपर हार्ड वर्क कर देगा, कठिन कर देगा। अब अगले दिन कोई फार्म ना भरे, देखो बुला बुला कि भाई आप एमए हो, आ जाओ यार पढ़ाई करो, क्या पेपर देना, बस नॉलेज तो ही पढ़ाओ। और जिस दिन अगर लोग, रियल बात है, लोग फार्म भरना जिस दिन बंद कर दिया, कोई फार्म ना, सरकार को एक चीज और बताते हैं, सरकार की जो रेवेन्यू होती है ना, इसमें रेवेन्यू आय जो होती है, ये जो आय होती है, इनकम होती है, इनकम, ये जो इनकम होती है बेसिक, जो आजकल लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो दोस्तों, जिसमें 1500 रुपया फीस डालते हो, 1000 रुपया फीस डालते हो, अलग अलग कैटेगरी का 500 रुपया जो भी है, जोड़ो कितना हो गया, 3000 हो गया। 3000 रुपया अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 5000, अगर मान लीजिए इसी मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख, तो कितना हुआ गवर्नमेंट के पास। और 6 मंथ में अगर कोई एग्जाम करा, सिर्फ एक ही तो ऐसा है नहीं सेक्टर, सीजीएल है, यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, इतना पैसा जाएगा, इसमें से कितने लोग को रोजगार दे रहा है। और रोजगार कहाँ है, सिर्फ तो एक सर्टिफिकेट दे रहा है, बाद में फिर अभी आप रोजगार के लिए संघर्ष करोगे। तो सरकार को सबसे ज्यादा यहाँ से रेवेन्यू। और ना यकीन मानो, सभी देश की युवा एक बार ये समझौता कर लो कि भैया वो गाँव जाते हैं, लोग शहर छोड़ देते हैं। सब चीज़ें जो आज लोगों का कीमत बढ़ी है ना, जैसे करोड़ बाग मुखर्जी नगर में एक समय था, लोग भाव बढ़ गया था, 10,000 करोड़ उठा देते हैं, आज उन लोग बुला बुला के कहते 5,000 में ले लो। ये सब डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। जिस दिन लोग यूपीएससी फार्म भरना बंद कर दिए, यूजीसी नेट का फार्म भरना बंद कर दिए, हर एक चीज़ छोड़ के बोले भैया छोड़ो, मैं अपना बिजनेस करूंगा, छोटा मोटा काम करूंगा, मुझे ज़्यादा सिरदर्दी नहीं पालना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं जीना, छोटी जिंदगी है, एक दिन तो मर जाना है। ये क्या फालतू चीज़ें दिमाग में लेके घूम रहा हूँ, इनसे ऊपर निकल जाऊंगा, उनसे ऊपर निकल जाऊंगा, 2 वक्त की रोटी खाना, चैन से जीना है। अगर उनका सही तरीके से 1 साल तक सभी युवा बोल दो फार्म नहीं, मैं बता सरकार एकदम नीचे आ जाएगी घुटनों पे। क्यों घुटने पाए, उसकी इनकम की सोर्स घट जाएगी। और जो लोग बैठ कर पेट 2-2 2.5 किलो लेके बैठे ना, जो ऐड के बात करते हैं ना कि ऐसे पेपर होगा, वैसे ही होगा, पेपर लीकेज जो करते हैं ना, सबकी रोजी रोटी ठप हो जाएगा। ऐसे बुलाएंगे भैया आओ फार्म भरो, ऐसे फार्म मत भरो, तो कम से कम ड्यूटी तो करो, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं, स्टूडेंट है तो टीचर है, और स्टूडेंट नहीं तो टीचर नहीं। ये एक दूसरे जो लिंक है, जिस दिन ये लिंक टूट जाता ना, मैं तो कहता टूट जाना, फॉर्म ही मत भरो। तब सरकार हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार, जो आजकल पैसे यहाँ से बहुत रेवेन्यू होती है दोस्तों। एक नौकरी लगाने के लिए किसी से 50 लाख, किसी 30 लाख जो घूस लेते हैं, घूसखोरी ऐसा बंद नहीं हुआ, चलता ही रहेगा। ना जाने क्या दिखाने के चक्कर में। असली ज्ञान तो जो होना चाहिए वो तो है नहीं। आजकल ज्ञान को लोग रोजगार बना दिए। ज्ञान का मतलब होता था जीवन के महत्व को समझना। जीने खाने के लिए आपका प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, जो आपका किसान है, अन्नदाता है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसको सराहना पे बैठाना, जिसको तारीफ करना चाहिए, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ एक आता चुटपुटिया सब बकवास आदमी आता है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको काका गागा तक नहीं पता। बोल दो कि पूरा काका गागा एक बार लिख के दिखाओ, नहीं लिख के दिखा सकता। और देश के सिस्टम पर बैठा हुआ क्या चल रहा है, ये सब लूट रहे हैं बस। और यहाँ युवा बस यही है भैया, नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार। अरे रोजगार नहीं, जीने खाने के बहुत रास्ते हैं दोस्तों। यहाँ नहीं तो दूसरे देश में कमाएंगे, कमा के लाएंगे अपना गांव, अपना विदेश, नहीं किसी देश में जाएंगे, क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, और हम जैसे लोग की भी जिम्मेदारी है कि सही मुद्दे की बात नहीं होती, बात होती फालतू चीज़ों पे। 40 दिन में आईएएस करो, 50 दिन में आईएएस करो, इतने दिन में ये कोर्स कंप्लीट करो। मैं गारंटी लिख के लिए कोई नहीं कर पाता। आपका सिलेबस से जितनी मैंने पॉइंट बात किया, इतना में से आपका अगर 2-4 क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, आता ही नहीं। वैसा पूछना चाहते हैं कि आपको बार बार फेल। देखिए एक चीज के पीछे रीजन बताते हैं। फेल करने का मतलब क्या होता है भाई, 1 लाख फार्म पड़े, 10 लाख फार्म पड़ा है, 10 लाख में से कितने पास होते हैं? 6,000। बाकी कहाँ चले जाते हैं? फिर से दोबारा वही फार्म भरते हैं। अगर सबको बढ़िया से पास कर देगा अच्छे तरीके से, तो भाई उनकी इनकम रुक जाएगी। ये बेसिक आजकल एजुकेशन इनकम का गढ़ बन गया है, और इसीलिए जो पास नहीं होते बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं। क्या वो पढ़ाई नहीं करते? बहुत पढ़ाई करते हैं।
वो इतना टूट जाते हो कि कोई बात नहीं सुनता, न घर वाला, न यार, न दोस्त। अब आज तो ऐसा माहौल हो चुका, कोई किसी की नहीं सुनता, सब टेंशन में जी रहे हैं। तो ये जितनी सिस्टम बना है, मैं तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, रोजगार मैं आज ही बताता हूँ, यूपीएससी लोग तैयारी करें, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें, नौकरी मिले या ना मिले, अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, दुनिया बहुत लंबी है, यहाँ नहीं कहीं तो कमा सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में तो कुछ कर सकते हैं, भूखे तो नहीं मरोगे। क्यों अपने आप को ज़्यादा टूट के बिखर गए हो कि उम्र 30 हो गई, 40 हो गई, कोई हाथ में रोजगार नहीं, शादियाँ नहीं, और बच्चे, अरे सीखता इसे सब छोड़ो। मैं बार बार कहता हूँ, सब साइड में छोड़ो, आप मजबूत हो, बेहतर कुछ कर सकते हो। पढ़ाई का मकसद सिर्फ जानकारी होना चाहिए था, और उस पढ़ाई को अपने जीवन में कहाँ इम्प्लीमेंट करते हो, अगर वो सही जगह हो गया तब तो आपने पढ़ाई किया। सिर्फ एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट से कुछ नहीं। तो मैंने कई लोगों को देखा यूजीसी नेट की सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, हो गया, पास हो गया, लेकिन उस किस काम की डिग्री है जब उसका आउटपुट कुछ ना दे पा रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। तो दोस्तों आज चलो इतना ही हमने बात किया बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। तो अभी फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा करेंगे दोस्तों बोर हो जाओगे आप भी, ठीक है। अभी 1-2 घंटे बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, आपका बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग का रहेगा, ठीक है। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, और जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और ये भी याद रखना, जितने लोग को पेपर करीब आ रहा, एकदम चिल्ड मारो, टेंशन फ्री, जो भी होगा पेपर जैसा भी होगा, जो दिल करेगा बढ़िया से पेपर देना, देने के बाद उसको वाइंड अप करना, बंद करना, जब खत्म हो जाए अपने घर आना, एंजॉय करो, घूमो, टहलो। ये मत सोचो कि ये पेपर आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। आपने पढ़ाई किया, पेपर दे दिया, हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, बहुत कुछ ऐसे रास्ते, सेकेंड बी प्लान कोई सिलेक्ट कर लो लाइफ में कुछ करने का। ऐसा कुछ सोचो कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो हुनर होगा। आजकल तो बहुत कुछ चीज़ें है दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में करने का, बट कभी बैठ के सोचना कि मैं कर क्या सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव ढूंढेंगे तो हर जगह नेगेटिव मिलेंगी चीज़ें, माहौल ही ऐसा बन चुका है, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, सब जगह नेगेटिव खबरें फैल गई। और यही आजकल मानव को लेकर के जो भी इंसान है, कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई घर को लेकर परेशान है, कोई बीवी बच्चों को लेकर परेशान है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे परेशान, सब जगह परेशान है। लेकिन करे तो क्या करें, उसको हम ही आप सुधार सकते हैं। कैसे? नया इनोवेशन करके, नया प्रोफेसर बनो, नया रिसर्चर बनो, नया आइडिया ईजाद करो, नई चीज डेवलप करो। आप ये मत सोचो मैं एक रोजगार लूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं 100 लोग को रोजगार दूं। जिस दिन ये सोच आ गया हम लोग के अंदर, पूरा देश का नक्शा बदलेगा, लोग बदलेंगे, नई दिशा बदलेगी, और फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ये सोच के जिस दिन काम करोगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। ठीक है, आज हम 2 वक्त की रोटी बजाय 1 रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ये सबके जीवन में चलता है दोस्तों, अब आता है, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, महसूस किया, इसीलिए बोलता हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।